कौटिल्य के द्वारा किया गया था, यानी विष्णुगुप्त के द्वारा किया गया था, यानी चाणक्य के द्वारा किया गया था। बताइएगा अर्थशास्त्र का जो लेखन किया गया था यह किस काल के बारे में किया गया था और किस काल में किया गया था? मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है और मौर्य काल में किया गया था, ठीक है ना। इसमें नंद वंश का भी कुछ झलक आता है जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। यह किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत या कोई अन्य भाषा में? नहीं, यह संस्कृत में ही लिखा गया। अर्थशास्त्र का जो मूल प्रति है वो जो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था, किस भाषा में? संस्कृत में ही लिखा गया है, ठीक है ना। पिछली बार देखे होंगे बिहार एसएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा था, दो क्वेश्चन अश्वघोष का लिखा हुआ पुस्तक था, ये सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लिया था, सीरियल से क्वेश्चन पूछे हुए था कि अश्वघोष, ये बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो अश्वघोष। और फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुद्ध चरित्र के द्वारा लिखा गया जो अश्वघोष था वो किस भाषा में लिखे गए थे, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। ये दोनों बैक टू बैक क्वेश्चन पूछा था। बताइएगा इंडिका जो है यह किसके द्वारा लिखी गई थी? मौर्य काल में मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है ना। और किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये ग्रीक भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। वो ग्रीक शासक था ना, ग्रीक का था वो, तो ग्रीक भाषा में ही लिखा गया था, ग्रीक राजदूत था वो। किसका राजदूत था मेगास्थनीज? सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर का संबंध किससे था, किस राजा से था? नहीं, सिकंदर से था, ठीक है ना। वो सिकंदर का जो है ना जल सेनापति था। क्या था? सिकंदर का जल सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का जो है सो राजदूत, क्या हुआ? हाँ सॉरी ठीक है, निर्याकस था। हाँ, वो थल सेना का जो है ना उसका सेनापति था। कौन? सेल्यूकस निकेटर। और वो राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजता है? मेगास्थनीज। और वो जो अपना जितना भी आंखा देखा हाल लिखा वो एक बुक में लिखा जिसका नाम दिया क्या? इंडिका, ठीक है ना। ये ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। आगे आपको बताना है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? कल भी बताए थे विशाखदत्त, ठीक है ना। किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में ही लिखी गई थी, ठीक है ना। संस्कृत में ही लिखी गई थी, गुप्त काल में ये लिखा गया था। और एक और पुस्तक है विशाखदत्त का जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाखदत्त। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में ही। और दोनों का रचना जो हुआ है वो गुप्त काल में ही हुआ है। इसमें से एक इंपोर्टेंट हो जाता है जो ये मुद्रा राक्षस है। ये मुद्रा राक्षस में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कल भी बताए थे नंद वंश, मेनली जो है नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कुछ झलक मौर्य वंश का भी है, ठीक है ना। मेनली नंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कात्यायन नाम का एक उसका मंत्री था ना, उसी को लोग राक्षस कह करके बुलाते थे। और उसी के ऊपर यह पुस्तक लिखे गए थे नंद वंश के बारे में, ठीक है ना। गुप्त काल में लिखा गया था और विशाखदत्त के द्वारा। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, विशाखदत्त के द्वारा लिखा हुआ। इसके बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी है। वो देवी चंद्रगुप्तम आखिर है क्या? तो ये देवी चंद्रगुप्तम जो है ना ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में और चंद्रगुप्त द्वितीय की महानता का वर्णन करते हुए लिखा गया था और विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया था। इसमें जो है देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इनके एक बड़े भाई होते हैं, उनका नाम होता है रामगुप्त। क्या नाम होता है? रामगुप्त, ठीक है ना। रामगुप्त के बारे में ये इसमें लिखा गया है। रामगुप्त जो है ना ये शाक के राजा से जब हार जाते हैं, एक युद्ध होता है तो शाक के राजा से हार जाते हैं, ठीक है ना। और शाक के राजा से हारते हुए उससे संधि कर लेते हैं कि ठीक है मेरी पत्नी जो है देवी चंद्र जो है उसको हम दे देंगे आपको, उसको हम सौंप देंगे आपको। किसको? शाक राजा को ये प्रॉमिस करते हैं। तो जब यह बात पता चलती है किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को जब यह बात पता चलती है तो उन्हें बहुत शर्म महसूस होती है। और वो क्या करते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है देवी चंद्र बन करके यानी कि स्त्री का रूप धारण करके शाक के राजा के दरबार में चले जाते हैं, शाक के राजा के महल में जाते हैं और वहां जाकर के शाक के राजा का हत्या कर देते हैं। और बाद में आते हुए अपने भाई पे क्रोधित होकर के, जिनका नाम था रामागुप्त का भी हत्या कर देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के बारे में लिखा गया और बाद में फिर देवी चंद्रगुप्त को वो अपने अर्धांगिनी बना करके रखते हैं। इसी का स्टोरी जो है किस में है? देवी चंद्रगुप्तम में, जिसके रचनाकार कौन है? विशाखदत्त। आगे आपको बताना है विक्रमो वंशीय के लेखक कौन है। ये एक नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है, संस्कृत नाटक है, विक्रमो वंशियम। कालिदास, बिल्कुल सही है, कालिदास के द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा, मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा। तीनों प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है, ठीक है ना। तीनों प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसकी रचना कौन किए थे? कालिदास किए थे। किस कालखंड में किए थे? गुप्त काल में किए थे, गुप्त काल में ही किए थे। और किस भाषा में किए थे? संस्कृत भाषा में। तीनों देखिए जिसमें भी मौ लगा हुआ है ना वो सारा बुक जो हो जाएगा वो संस्कृत का ही शब्द है, ठीक है ना।
तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये तीनों जो है नाटक है और कालिदास के द्वारा लिखा गया है गुप्त काल में संस्कृत भाषा में। आगे आपको बताना है, कालिदास के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया है, ठीक है ना, इसका नाम है कुमार संभवम। कुमार संभवम किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा। ये है क्या? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। जैसे रामायण महाभारत ये सब क्या है? महाकाव्य है। इसी तरह का जो है सो कुमार संभवम जो है ये महाकाव्य है जो कालिदास संस्कृत में लिखे हैं, ठीक है ना। इस कुमार संभवम में शिव और पार्वती के कथा के बारे में, शिव और पार्वती का लव स्टोरी दिखाया गया। क्या दिखाया गया कुमार संभवम में? शिव और पार्वती, भगवान शिव और पार्वती का लव स्टोरी दिखा गया है। और कार्तिकेय जो उनके पुत्र है, कार्तिकेय भगवान शिव का पुत्र है ना, उनके जन्म के बारे में, उनके उत्पत्ति के बारे में इसी में जानकारी दिया गया। किसमें? कुमार संभवम में, जो किसके द्वारा लिखा गया महाकाव्य? कालिदास के द्वारा। आगे आपको बताना है रघुवंशम किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी एक महाकाव्य है जो किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा ही लिखा गया। और रघुवंशम में क्या लिखा गया है? तो ये रघुकुल जो वंश है, यानी भगवान राम का जो वंश की जानकारी मिलती है वो कहां से मिलती है? तो रघुवंशम में ही मिलती है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया। अगेन यह भी किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया। किस राजवंश के शासनकाल में लिखा गया था? गुप्त वंश के शासनकाल में लिखा गया था। ये गुप्त वंश के शासनकाल में ही थे कालिदास। आगे आपको बताना है मेघदूतम और ऋतु संहार जो कविता है, मेघदूतम और ऋतु संहार ये दोनों क्या है? कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया? अगेन कालिदास के द्वारा ही लिखा गया और संस्कृत में ही लिखा गया, ठीक है ना। तीनों को अलग अलग अभी फिर से एक बार बोल देंगे, आसानी से याद हो जाएगा। नाटक, महाकाव्य और कविता, ठीक है ना। महाकाव्य जो लिखा गया था वो कौन सा था? रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम ये कौन सा था? महाकाव्य था, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नाटक कौन सा था? तो मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम, ये क्या था? नाटक था, संस्कृत का नाटक था जो किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा लिखा गया था। आगे बताइएगा मेघदूतम और ऋतु संहारम ये जो है ये क्या है? तो कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया। चलिए अब आगे चलते हैं। दक्षिण भारत के अशोक के रूप में एक शासक है जिनको याद किया जाता है दक्षिण भारत के अशोक के रूप में। किसको? कनिष्क? नहीं, अमोघ वर्ष प्रथम। किसका नाम आता है? अमोघ वर्ष प्रथम, ठीक है ना। दक्षिण भारतीय शासक है जिनको अशोक के रूप में भी, दक्षिण भारत का अशोक के रूप में भी याद किया जाता है। अमोघ वर्ष प्रथम है, ठीक है ना। ये संस्कृत और कन्नड़ भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इनके द्वारा जो है ना एक पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम है प्रश्न उत्तर रत्न मलिका। क्या नाम है? प्रश्न उत्तर रत्न मलिका, ठीक है ना। इसमें ये बहुत सारा प्रश्न और उत्तर का जवाब देते हैं। दार्शनिक बहुत सारा जो है ना, दार्शनिक फिलोसफर क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का जो है ये आंसर करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी में बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं कि दान क्या है, दान किसको कहते हैं, आखिर दान होता क्या है, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं कि बिना लालच का जो किया जाए, बिना मतलब अपेक्षा का जो आप किसी को कुछ देते हैं वही दान है, ठीक है ना। तो बहुत सारा इसमें दार्शनिक प्रश्न का और उसका उत्तर का संग्रह मिलता है। किसमें? तो प्रश्न उत्तर रत्न मलिका में, जिसके लेखक कौन है? अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखा गया है। कविराज मार्ग, इसके लेखक कौन है? अमोघ वर्ष प्रथम ही है। कविराज मार्ग और प्रश्न उत्तर रत्न मलिका, इसके लेखक कौन है? अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और ये दोनों पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई, संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है ना। और ये अमोघ वर्ष किस वंश के शासक थे? राष्ट्रकूट शासक थे। कौन थे? राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है ना। राष्ट्रकूट वंश के ये एक प्रतापी शासक हुए थे। आगे आपको बताना है गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह, इस पुस्तक में बहुत कंफ्यूजन होता है। गणित सार संग्रह, इसमें हमेशा कभी कभी आपको लगेगा कि हो सकता है आर्यभट्ट होगा, नहीं तो आर्यभट्ट नहीं होगा तो फिर भास होंगे, ठीक है ना, भास्कराचार्य होंगे, इन सब लोगों का नाम आता है। लेकिन इसके लेखक कौन है? तो महावीराचार्य है। कौन है? महावीर आचार्य है, ठीक है ना। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य है, ठीक है ना। और यह गणित सार संग्रह में किस चीज का वर्णन किया गया? किस विषय पे ये है? गणित के विषय में, गणित और खगोल शास्त्र के विषय में, मुख्यतः यह गणित के विषय में है, ठीक है ना। गणित के विषय में यह लिखा गया है। आगे आपको बताना है एक कनिष्क के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। कनिष्क के दरबार में रहते थे कवि जिनका नाम बहुत फेमस है। इनका नाम क्या है? अश्वघोष। क्या नाम है? अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा बहुत सारी रचना की गई है, लेकिन इसमें जो सबसे प्रचलित रचना है संस्कृत भाषा में लिखी गई है बुद्ध चरित, ठीक है ना। इसे बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है, बौद्ध चरित। बौद्ध चरित में बताइएगा अश्वघोष जो लिखे हैं इसको टोटल कितने चैप्टर में ये डिवाइड किए हैं? नहीं,
ये 28 चैप्टर में डिवाइड किए। कितने चैप्टर में? 28 चैप्टर में, यानी कि 28 सर्ग में डिवाइड किए हैं। उस समय चैप्टर का नाम जो है सर्ग, जैसे संस्कृत में चैप्टर जैसे चलता है, इंग्लिश में चैप्टर, उसी तरह से संस्कृत में क्या चलता है? सर्ग, ठीक है ना। तो 28 सर्गों में इसको विभाजित करके लिखे थे। आगे आपको बताना है सौंदरानंद काव्यम के लेखक कौन है? सौंदरानंद काव्यम के लेखक कौन है? तो यह भी अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया। सौंदरानंद काव्यम के लेखक कौन है? अश्वघोष। देखिए थोड़ा सा जटिल जटिल नाम है और पहली बार आएगा तो पहली बार में याद करने की अपेक्षा बिल्कुल ना करें कि हम एक बार सुने और हमको याद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक 2 बार 3 बार रिपीट नहीं होगा तब तक याद तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कम से कम एटलीस्ट एक बार पहली बार सुनिए, तब ना दूसरी बार सुनिएगा, तीसरी बार सुनिएगा तो याद होगा। तो टेंशन लेकर के नहीं सुनना है कि हमको याद होते ही नहीं जा रहा, सिर्फ आगे बढ़ते चला जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। सौंदरानंद काव्यम के लेखक कौन है? अश्वघोष के द्वारा लिखे गए हैं। और ये किस भाषा में लिखा गया है? काव्यम, जैसे ही मौ लगा हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है गांडी स्रोत गाथा के लेखक कौन है? गांडी स्रोत गाथा, यह भी पुस्तक इंपोर्टेंट पुस्तक है जो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। गांडी स्रोत गाथा किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया है। और एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सरिपुत्र प्रकाशम। सरिपुत्र प्रकाशम, सरिपुत्र प्रकाशम के लेखक कौन है? अश्वघोष के द्वारा। सरिपुत्र प्रकाशम के लेखक कौन है? अश्वघोष। बौद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष, ठीक है ना। और एक और पुस्तक क्या था? गांडी अश्लोक गाथा, ठीक है ना। गांडी अश्लोक गाथा के लेखक कौन है? अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है ना। और ये सब पुस्तक जो है ना संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे आपको बताना, अश्वघोष जो है ना कनिष्क के दरबारी कवि थे और ये बुद्ध के जीवन से बहुत प्रभावित होकर के ही बुद्ध चरित का निर्माण करते हैं, जो बुद्ध चरित बौद्धों का रामायण कहलाता है। आगे आपको बताना है बड़ा मिहिर का कुछ पुस्तक देखते हैं, ठीक है ना। बड़ा मिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में रहते थे। गुप्त वंश के शासन काल में यह एक बहुत बड़े लेखक और दार्शनिक थे। इनके द्वारा लिखा गया है बृहद संहिता। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बड़ा मिहिर। बृहद संहिता के लेखक कौन है? बड़ा मिहिर, जो किसके शासन काल में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, यानी गुप्त वंश के शासन काल में। तब ना गुप्त वंश को जो है सो भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इनके शासन काल में, गुप्त वंश के शासन काल में भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा उत्थान हुआ है, ठीक है ना। बहुत बड़ा उनका जो है सो उस समय में बहुत सारा लेख भी हुआ, या फिर संस्कृत भाषा को बहुत प्रमोट किया गया था, इसी के लिए उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे आपको बताना है पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखा गया है? पंच सिद्धांतिका भी किसके द्वारा? तो बड़ा मिहिर के द्वारा ही लिखा गया। और यह दोनों पुस्तक का संबंध किस विषय से है? इसका दोनों पुस्तक का विषय वस्तु क्या है? पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, इस दोनों का मतलब क्या है? दोनों का विषय वस्तु तो एस्ट्रोलॉजी, यानी कि दोनों का क्या है? खगोल शास्त्र, ठीक है ना। खगोल शास्त्र के ऊपर दोनों पुस्तक लिखा गया है बड़ा मिहिर के द्वारा, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे आपको बताना आर्यभट्ट का एक पुस्तक देखिएगा। आर्यभट्ट का पुस्तक है आर्यभट्टयम। कौन सा पुस्तक है? आर्यभट्टयम। आर्यभट्टयम में किस विषय के बारे में चर्चा की गई है? गणित के बारे में चर्चा, बिल्कुल सही है। आर्यभट्टयम में किस विषय के बारे में चर्चा की गई है? तो गणित के बारे में चर्चा की गई, ठीक है ना। और आर्यभट्ट किस काल में ये थे? किसके शासन काल में? गुप्त शासन काल में ही थे, ठीक है ना। गुप्त वंश के शासन काल में ही थे। ये 2-3 राजा का कार्यकाल देखे थे आर्यभट्टयम। आगे देखिएगा सूर्य सिद्धांतिका, यह पुस्तक किस बारे में है? सूर्य सिद्धांतिका। तो सूर्य सिद्धांतिका जो है यह ग्रहों के गति नियम के बारे में बताता है कि दिन रात कैसे होता है, कोई ग्रहण कैसे लगता है, ठीक है ना, मौसम परिवर्तन कैसे होता है, यानी कि खगोल शास्त्र से जुड़ा हुआ ही यह पुस्तक है। कौन सा? सूर्य सिद्धांतिका, ठीक है ना। और आर्यभट्टयम किस विषय से संबंधित है? तो यह भी गणित प्लस खगोल शास्त्र, गणित और खगोल शास्त्र दोनों से जुड़ा हुआ पुस्तक है, ठीक है ना। गणित और खगोल शास्त्र दोनों से जुड़ा हुआ पुस्तक है। और दोनों पुस्तक की रचना किस भाषा में होती है? संस्कृत भाषा में होती है। गुप्त काल में मैक्सिमम पुस्तकों की जो रचना होगी वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ही होगी, ठीक है ना। आगे देखिए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है भभूति, ठीक है ना। किनका नाम है? भभूति। भभूति का एक पुस्तक देखिएगा। भभूति का पुस्तक है महावीर चरित्रम। महावीर चरित्रम, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो भभूति के द्वारा। महावीर चरित्रम। भभूति का एक पुस्तक आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, उत्तर रामचरित के लेखक। उत्तर रामचरित किसके द्वारा लिखा गया? तो भभूति के बारे में लिखा गया। और महावीर चरित किसके द्वारा लिखा गया? तो यह भी भभूति। महावीर चरित में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? थोड़ा सा अंदाजा लगाइए और बताइए। नहीं,
महावीर चरित में भी जो है यह भी एक रामायण ही है। महावीर चरित क्या है, तो यह भी रामायण ही है। उत्तर रामचरित क्या है, तो यह भी रामायण ही है। उत्तर का मतलब समझते हैं क्या होता है, उत्तर का मतलब ट्रांस होता है। उत्तर का मतलब क्या होता है, ट्रांस, जिसको इंग्लिश में शब्द जो यूज करते हैं ना ट्रांस, ठीक है ना, उसी का मतलब उत्तर यानी कि बाद, ठीक है ना, बाद का, यानी कि उत्तर रामचरित में रामायण के बाद का कालखंड के बारे में वर्णन करते हैं, और रामायण के पहले का कालखंड के बारे में जो वर्णन करते हैं, यानी कि राम के जीवन का जो पहले का लंका विजय से पहले का जो कालखंड का विजय का वर्णन करते हैं, वो किसमें करते हैं, तो महावीर चरित्रम में करते हैं। राम विवाह से लेकर के राज अभिषेक तक का जो चर्चा है वो किसमें है, महावीर चरित्रम में है। राम विवाह जो हुआ है, राम जी का, भगवान राम का विवाह हुआ है, और वहां से लेकर के राजाभिषेक तक जो हुआ है, यह चर्चा किसमें है, तो महावीर चरित्रम में है, जो किसके द्वारा लिखा गया, भभूति के द्वारा, ठीक है ना। और इसके बाद की जो सीता निर्वासन का जो कथा लिखा गया वह किसमें लिखा गया है, उत्तर रामचरित में। सीता निर्वासन का जो कथा लिखा गया वो किसमें, उत्तर रामचरित में। आगे एक और पुस्तक है मालती माधव, ठीक है ना, मालती माधव। ये मालती माधव के लेखक कौन है, भभूति। मालती माधव पुस्तक के लेखक कौन है, तो भभूति। और मालती माधव किस विषय पे है, तो मालती और माधव, मालती एक राजा थे और माधव जो है, मतलब मालती एक स्त्री थी, ठीक है ना, और माधव एक राजा थे। इन दोनों के बीच का प्रेम प्रसंग यानी कि लव स्टोरी के बारे में, मालती और माधव के लव स्टोरी के बारे में लिखा गया, किसके द्वारा, भभूति के द्वारा। किस विषय में लिखा गया यह, मतलब किस, हाँ, किस भाषा में लिखा गया, यह भी संस्कृत में ही लिखा गया है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है कर्पूर मंजरी, एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है कर्पूर मंजरी। इसके लेखक कौन है, कर्पूर मंजरी, बताइएगा। कर्पूर मंजरी, राजशेखर। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, राजशेखर, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध लेखक है ये। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, राजशेखर, ठीक है ना। आगे बताइएगा काव्य मीमांसा, इसके लेखक कौन है, नहीं, काव्य मीमांसा जो लिखा गया है वह राजशेखर के द्वारा लिखा गया। काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया, राजशेखर। काव्य मीमांसा पुस्तक किसके द्वारा, तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया। बाल रामायण और बाल भारत, ये दो पुस्तक है, दोनों के लेखक कौन है, राजशेखर। बाल रामायण और बाल भारत, यह दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, तो राजशेखर। देखिए रामायण से जुड़ा हुआ 5-6 पुस्तक और है जो इसको हम एक क्रम में भी करवा देते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले जो रामायण जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण जो लिखा गया महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया। उसके बाद बताइएगा रामचरितमानस का लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। एक और पुस्तक है इसी से जुड़ता हुआ नाम है, उसका नाम है रामचरित। रामचरित के लेखक कौन है, वो तो उत्तर रामचरित के लेखक है भभूति ना। राम, बिल्कुल सही है, संध्याकर नंदी के द्वारा लिखा गया। रामचरित के लेखक कौन है, तो संध्याकर नंदी। और यही रामचरित एक ऐसा है, ठीक है ना, जो भगवान राम के चरित्र से हट करके, भगवान राम के जीवन शैली से हट करके एक राजा होते हैं, बंगाल के एक राजा होते हैं, राजा राम, उनके बारे में उनकी जीवनी जो लिखी गई है वह किसमें लिखा गया, रामचरित में, जो कौन लिखे हैं, संध्याकर नंदी जी के द्वारा लिखा गया। इसके बाद उत्तर रामचरित के लेखक कौन है, भभूति जी के द्वारा, अभी बताए उत्तर रामचरित के लेखक भभूति है। उसके बाद एक और होता है रामावतारम, ठीक है ना, यह तमिल का रामायण कहलाता है। तो रामावतारम के लेखक कौन है, रामावतारम के लेखक कंबन है। कौन है, रामावतारम के लेखक कौन है, कंबम। रामावतारम मतलब राम का अवतार, ठीक है ना, रामावतारम, ठीक है ना, ये कौन लिखे हैं, तो कंबम के द्वारा लिखा गया। इसके बाद अभी जो बताए बाल रामायण के लेखक कौन है, राजशेखर। और बाल भारत के भी लेखक कौन है, राजशेखर, ठीक है ना। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, राजशेखर। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर का एक दो और पुस्तक देख लीजिए, भुवन कोश का लेखक कौन है, तो यह भी राजशेखर के द्वारा ही लिखा गया। ये पुस्तक 1-2 बार हम और करवा देंगे 2-3 दिन के बाद। आप लोग याद जिनको नहीं हो रहा है टेंशन नहीं लीजिएगा, याद हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। आगे आपको बताइएगा एक और फेमस राइटर है बाण भट्ट, ठीक है ना। बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है हर्षचरितम के लेखक कौन है, बाण भट्ट। किस भाषा में, संस्कृत में लिखा गया। हर्षचरितम के लेखक कौन है, बाण भट्ट, ठीक है ना। और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाण भट्ट, ठीक है ना। कादम्बरी और हर्षचरितम के लेखक कौन है, बाण भट्ट, ठीक है ना। आगे बताइएगा, और बाण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है कादम्बरी, क्लास में है, क्लास से निकल के कॉल करते हैं। बाण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है कादम्बरी, यह कादम्बरी के बारे में बताया जाता है कि यह शायद विश्व का प्रथम उपन्यास है, ठीक है ना।
पूरे विश्व का, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, यह पूरे विश्व का प्रथम नोबेल का जो अपने ऊपर टाइटल लिए हुए है वह पुस्तक कौन है? तो कादम्बरी है, जिसके लेखक कौन है? बाणभट्ट जी है, ठीक है ना। आगे चलिए, आपको बताना है बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और हर्षवर्धन भी एक बहुत अच्छे लेखक थे। हर्षवर्धन, जो राजा हर्षवर्धन थे, वह भी एक बहुत अच्छे लेखक थे। हर्षवर्धन जो है किस वंश के शासक थे, ये आपको बताना है। हर्षवर्धन क्लास में है, क्लास से निकल के कॉल करते हैं। पुष्यभूति वंश के, किस वंश के थे? पुष्यभूति वंश के, ठीक है ना। हर्षवर्धन जो थे किस वंश के थे? तो पुष्यभूति वंश के थे। हर्षवर्धन के द्वारा देखिए 3 पुस्तक लिखी गई है, तीनों पुस्तक बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। पहली पुस्तक है नागानंद। नागानंद के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। नागानंद के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। रत्नावली, रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन। होली दिवाली त्योहार के बारे में जो वर्णन पहली प्राचीन पुस्तक में मिलती है वो किसमें मिलती है? तो यही रत्नावली में मिलती है। किसमें मिलती है? रत्नावली में मिलती है। नागानंद के लेखक कौन है? हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। नागानंद के लेखक राजा हर्षवर्धन। रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन, ठीक है ना। और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? तो अगेन हर्षवर्धन, ठीक है ना। यह 3 पुस्तक लिखा गया है हर्षवर्धन के द्वारा। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तीनों के पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है, ठीक है ना। और इनके एक दरबारी कवि थे जिनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी, यह किसके द्वारा था? तो बाणभट्ट के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। एक और फेमस राइटर होते हैं शूद्रक। शूद्रक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। शूद्रक के द्वारा बहुत सारी पुस्तक लिखी गई है, जिसमें बहुत फेमस पुस्तक है मृच्छकटिकम। कौन सी पुस्तक है? मृच्छकटिकम, ठीक है ना। मृच्छकटिकम, देखिए मृच्छकटिकम इसलिए भी फेमस हो जाती है क्योंकि मृच्छकटिकम जो है ना, ये लिखा हुआ इनका नहीं है। किनका? शूद्रक का लिखा हुआ नहीं है। शूद्रक इसको बाद में चल करके कंप्लीट करते हैं। शूद्रक क्या करते हैं? बाद में चल करके इसको कंप्लीट करते हैं। यह पुस्तक लिखा जा रहा था किनके द्वारा? तो एक कवि थे भास, ठीक है ना। भास थे, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी जा रही थी, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, ठीक है ना। वो पूरा नहीं कर पाए और बाद में चल करके शूद्रक इसका नामकरण भी चेंज करते हैं, यानी कि मृच्छकटिकम नाम भी देते हैं और इसको पूरा भी करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए, एक पुस्तक था, ठीक है ना, चारुदत्त। क्या नाम था? चारुदत्त। जिसके लेखक कौन? भास। चारुदत्त के लेखक कौन? भास, ठीक है ना। तो भास जो है चारुदत्त नाम से एक पुस्तक लिख रहे थे, लेकिन उसको वो किसी कारण बस कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है ना। बहुत इतिहासकारों का मत है कि वह बीच में उसको छोड़ दिए। बहुत इतिहासकारों का मत है कि उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो क्लियर नहीं है, लेकिन किसी भी कारण बस से उसको छोड़ दिए। तो बाद में चल करके शूद्रक के द्वारा उसको कंप्लीट किया जाता है, ठीक है ना। शूद्रक के द्वारा कंप्लीट किया जाता है और उसका नाम क्या दिया जाता है? तो मृच्छकटिकम। क्या नाम दिया जाता है? मृच्छकटिकम नाम दिया जाता है। चलिए आगे आपको देखना बताना है, वासवदत्ता के लेखक कौन है? वासवदत्ता के लेखक कौन है? कौन है? नहीं, वासवदत्ता के लेखक भास नहीं है। वासवदत्ता के लेखक भी शूद्रक ही है, ठीक है ना। वासवदत्ता के लेखक कौन है? शूद्रक ही, शूद्रक के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। और एक और पुस्तक है भाना। क्या नाम है? भाना। भाना के लेखक कौन है? तो शूद्रक ही। भाना के लेखक कौन है? देखिए मृच्छकटिकम सबको याद रहता है। मृच्छकटिकम के लेखक कौन? शूद्रक। भाना के लेखक कौन? शूद्रक। भाना के लेखक कौन? शूद्रक। और वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो शूद्रक है, ठीक है ना। एक और पुस्तक है पद्म भृतिका, ठीक है ना। क्या नाम है? पद्म भृतिका। पद्म भृतिका के लेखक कौन है? शूद्रक। देखिए एंशिएंट पुस्तक है, संस्कृत का पुस्तक है, तो थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा होगा ही, लेकिन इसको याद करना ही होगा, ठीक है ना। कोई विकल्प नहीं है आपके पास, इसको याद करना ही होगा। आगे आपको बताना है, भास के बारे में तो बता ही। चारुदत्त के लेखक कौन थे? तो भास थे, ठीक है ना। चारुदत्त के लेखक कौन? भास थे। और उसको बाद में चल करके कौन कंप्लीट करते हैं? तो शूद्रक कंप्लीट करते हैं और नाम क्या चेंज करते हैं? मृच्छकटिकम करते हैं। चलिए आगे देखना है। अभी एक पुस्तक था, उसका नाम था वासवदत्ता। क्या नाम था? वासवदत्ता। जिसके लेखक कौन थे? शूद्रक। और अभी एक पुस्तक देखेंगे जिसका नाम है स्वप्नवासवदत्ता, ठीक है ना। क्या नाम है? स्वप्नवासवदत्ता। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? भास, ठीक है ना। और वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो शूद्रक है, ठीक है ना। इसको दोनों को कंफ्यूज नहीं होना, अलग से याद रखना है। आगे आपको बताना है, पंचरात्र नाम का पुस्तक कौन लिखे थे? पंचरात्र। पंचतंत्र नहीं कह रहे हैं, विष्णु शर्मा जो कह रहे हैं पंचतंत्र नहीं, पंचरात्र पुस्तक बोल रहे हैं। पंचरात्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो भास ही है। पंचरात्र पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? भास के द्वारा लिखा गया। दूत वाक्यम किसके द्वारा लिखा गया है? दूत वाक्यम। दूत वाक्यम यह भी भास के द्वारा ही लिखा गया एक प्रसिद्ध पुस्तक है। दूत वाक्यम किसके द्वारा लिखा गया है? तो भास के द्वारा लिखा गया है। कर्णभार किसके द्वारा लिखा गया है? कर्णभार, यह भी भास के द्वारा ही लिखा गया। कर्णभार किसके द्वारा? भास के द्वारा। प्रतिमा पुस्तक के लेखक कौन है? यह बहुत पुस्तक फेमस है, भास के द्वारा ही लिखा गया। प्रतिमा,
प्रतिमा पुस्तक के लेखक कौन है? भास ही है, ठीक है ना। अभिषेक के लेखक कौन है? प्रतिमा और अभिषेक के लेखक कौन है? भास, ठीक है ना। प्रतिमा और अभिषेक के लेखक कौन है? भास है। बाल चरित्र के लेखक कौन है? बाल चरित्र भी लिखा गया किसके द्वारा? तो भास के द्वारा। और यह सारी की सारी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई, ठीक है ना। भास के द्वारा सारी पुस्तकें किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। एक बार फिर से देखते हैं, फिर अगेन 2-3 दिन बाद देखेंगे। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक कौन? भास। पंचरात्र के लेखक कौन? भास। दूत वाक्यम के लेखक कौन? भास। कर्णभार के लेखक कौन? भास। अभिषेक के लेखक कौन? भास। प्रतिमा के लेखक कौन? भास, ठीक है ना। बाल चरित्र के लेखक कौन? भास, ठीक है ना। बहुत अच्छा। आगे देखिए, एक पुस्तक है 10 कुमार चरित्र, ठीक है ना। 10 कुमार चरित्र, इसके लेखक कौन है? दंडी। बहुत अच्छा। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दंडी। काव्य दर्शन के लेखक कौन है? काव्य दर्शन 10 कुमार चरित्र के लेखक जो है दंडी है। इसमें 10 राजाओं के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। 10 राजाओं के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा कैसा राजा था, उसके बारे में लिखते हैं दंडी, ठीक है ना। काव्य दर्शन के लेखक कौन है? नहीं, काव्य दर्शन हम देखिए, अभी हम फिलॉसफी नहीं पूछ रहे हैं कि किसका क्या फिलॉसफी है, हम अभी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं। तो काव्य दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? दंडी के द्वारा लिखा गया, दंडी के द्वारा ही लिखा गया। 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्शन और अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी किसके द्वारा लिखा गया है? दंडी के द्वारा। अवंती सुंदरी किसके द्वारा? दंडी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। काव्य दर्शन किसके द्वारा? दंडी के द्वारा। और 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन? दंडी, ठीक है ना। आगे चलिए, एक पुस्तक आता है जिसका बहुत फेमस, इसका आज भी इस पे मतलब टीका जो है इस पे आज भी लिखा जाता है इस पुस्तक पे। इसका नाम है नीति शतकम। नीति शतकम यानी 100 नीति, ठीक है ना। शतकम का मतलब क्या? 100। संस्कृत शब्द है शतकम। शतकम का मतलब क्या? 100 नीति दिया गया, 100 श्लोक लिखा गया, ठीक है ना। 100 नीति लिखा गया। यह भृतृहरि के द्वारा। पुस्तक के लेखक कौन है? भृतृहरि, ठीक है ना। भृतृहरि या फिर भृतृहरि कहते हैं, ठीक है ना। नीति शतकम के लेखक कौन है? भृतृहरि या भृतहरि, ठीक है ना। आगे देखिए, इनका 3 पुस्तक है। वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम के लेखक कौन? भृतहरि, ठीक है ना। वैराग्य शतकम के लेखक कौन? भृतहरि, ठीक है ना। श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम के लेखक कौन? भृतहरि। 3 पुस्तक है, तीनों में शतक लगा हुआ है, ठीक है ना। शतकम शतकम लगा हुआ है तीनों में। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, तीनों के लेखक कौन? भृतहरि, ठीक है ना। आगे चलिए, एक पुस्तक है न्याय सूत्र और काम सूत्र। इसके लेखक कौन है? वात्सायन। न्याय सूत्र से अगर याद नहीं भी रहेगा फिर भी काम सूत्र से याद रहेगा, क्योंकि काम सूत्र के बारे में बहुत बार जिक्र आता है, बहुत भी पुस्तकों में उसका जिक्र किया जाता है, ठीक है ना। तो न्याय सूत्र और काम सूत्र, ये दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वात्सायन के द्वारा। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई। किस वंश के कार्यकाल में लिखा गया था? गुप्त वंश के कार्यकाल में ही लिखा गया था, ठीक है ना। गुप्त वंशीय कार्यकाल में लिखा गया था वात्सायन के द्वारा। न्याय सूत्र और काम सूत्र। आगे देखिए, एक पुस्तक है संस्कृत में लिखा गया है जिसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। बहुत अच्छा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। और बाद में इसी राजतरंगिणी का जो फारसी अनुवाद है वो कौन करवाते हैं? तो जैनुल आबदीन करवाते हैं। काश्मीरी शासक नहीं रहते जैनुल आबदीन, उनके द्वारा, जिनको कश्मीर का अकबर का संज्ञा भी दिया जाता है, उनके द्वारा बाद में फारसी में इसका अनुवाद किया जाता है। किसका? राजतरंगिणी का, जिसके लेखक कौन है? कलहन। तो फारसी में अनुवाद किया गया, इसका मतलब फारसी में तो यह पुस्तक बिल्कुल नहीं होगी। तो किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में, ठीक है ना। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये किसके बारे में लिखा गया? काश्मीरी राजाओं का इतिहास देता है, ठीक है ना। कश्मीर में कौन कौन राजा कैसे कैसे आए इसके बारे में इतिहास देता है, ठीक है ना। इसके बारे में लिखा हुआ है राजतरंगिणी में, जिसके लेखक कौन? कलहन। बहुत अच्छा। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। खास करके ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 2 चीज को लोग इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ पुस्तक और उसके लेखक के बारे में लोग याद करते हैं, किस कालखंड में लिखा गया और उसके किस भाषा में लिखा गया, इसको लोग छोड़ दे रहे हैं। और एग्जामिनर इस चीज को समझ चुका है, तो एग्जामिनर पूछता है कि किस भाषा में लिखा गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे बताना है आपको, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर, सिमेंद्र नहीं, कथा सरित सागर की बात हम कर रहे हैं। कथा सरित सागर ये सोमदेव के द्वारा लिखा गया। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव के लिखा गया, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अमरकोश की रचना किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, अमर सिंह के द्वारा। बहुत अच्छा। अमरकोश की रचना किसके द्वारा? अमर सिंह के द्वारा किया गया। और अमरकोश की रचना जो है ना, अमर सिंह जो किए थे, ये अमर सिंह 9 रत्न में से एक थे, ठीक है ना।
बताइएगा नौरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? अकबर के दरबार में, बिल्कुल सही है, अकबर के दरबार में, केवल और केवल अकबर के दरबार में। नौरत्न किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। लेकिन कल को एक प्रश्न बन जाए कि अकबर से पूर्व नौरत्न किसके दरबार में रहते थे, तब क्या बताइएगा? शेरशाह सूरी नहीं, गुप्त वंश में चले जाइए, गुप्त वंश, चंद्रगुप्त द्वितीय, बहुत अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अकबर से पूर्व नौरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और इसी नौरत्न में से एक रत्न थे कौन? अमरकोश के लेखक अमर सिंह। अमरकोश के लेखक कौन? अमर सिंह, ठीक है ना। और यह भी किस भाषा में लिखा गया था? अमरकोश संस्कृत में ही लिखा गया था। आगे आपको बताना है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया पुस्तक पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में, ठीक है ना, संस्कृत में। यानी कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है? नीति सार। नीति शतकम की बात नहीं कर रहे हैं, नीति सार की बात कर रहे हैं। नीति शतकम किसके द्वारा लिखा गया? भृतृहरि के द्वारा लिखा गया। और अभी हम नीति सार की बात कर रहे हैं। नीति सार किसके द्वारा? ठीक बोले, बोलिए। कामंदक के द्वारा, बहुत अच्छा। नीति सार के किसके द्वारा लिखा गया? कामंदक के द्वारा लिखा गया। आगे बताइएगा, एहोल प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया था? एहोल प्रशस्ति, हाँ, एहोल प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया? रवि कीर्ति के द्वारा। एहोल प्रशस्ति जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया? रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया और संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भरत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र पुस्तक किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। गणित सारम किसके द्वारा लिखा गया? अभी पहले ही बताए थे, गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह या गणित सारम इसको बोलते हैं, महावीराचार्य के द्वारा, ठीक है ना। गणित सार संग्रह या फिर गणित सारम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसके द्वारा? तो महावीराचार्य के द्वारा। लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लीलावती। लीलावती पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया। लीलावती पुस्तक के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। लीलावती बताइएगा किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, बहुत अच्छा। लीलावती किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस विषय पे लिखी गई थी ये बताइएगा? गणित पे लिखी गई थी, ठीक है ना। लीलावती किस विषय पे लिखी गई थी? गणित पे लिखी गई थी। उनकी एक बेटी थी ना जिसका नाम था लीलावती, ठीक है ना, तो उस पुस्तक का नाम ही रख दिए वो अपने बेटी के नाम पे, लीलावती। और गणित क्या हुआ? हाँ, चलिए अब थोड़ा सा जो है मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही करके डेली एक बार फिर से रिपीट करवा क्या बुक को, या फिर 1-2 दिन के बाद करवा देंगे? टाइम क्या हो गया है? छोड़ दे क्या? छोड़ दे या 5-10 मिनट और चला दे? ठीक है, 5-7 मिनट और सुन लीजिए, ठीक है ना। 5-7 मिनट और सुन, थोड़ा सा बैठने का कैपेसिटी बनाइए। अभी आप लोग 2 बजे आए हैं और 5 बजे आए, मतलब 3 घंटा ही। 3 घंटा से काम नहीं चलेगा, कम से कम 3-3.5 घंटा, मिनिमम 3.5 घंटा क्लास में बैठिए, ठीक है ना। और इस क्लास में जो आपको होमवर्क मिला, जो आज प्रैक्टिस सेट किए, इसको आप पूरा करने के लिए मिनिमम आप 6 घंटा का घर पे समय दीजिए। 24 घंटा में से आपको मात्र 9 से 9.5 घंटा अपने लिए निकालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकालना है। बाकी पूरा जो काम है वो पूरे बाकी समय में करते रहिए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, एकदम गारंटी है। लेकिन टफ टास्क क्या है? तो 6 घंटा प्लस 3 घंटा यानी कि 9 घंटा। ये 9 घंटा सिर्फ 9 दिन नहीं देना है, बल्कि 365 दिन देना है। सबसे टफ टास्क यही हो जाता है। बस इतना दीजिए ना, हम कहते हैं ना, कंफर्म आपका एग्जाम निकल जाएगा। चलिए, आप ही लोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान से बताइएगा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना से संबंधित समिति का अध्यक्ष कौन थे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब होती है? 1975 में होती है, 2 अक्टूबर 1975 में होती है, ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस के सिफारिश पे होती है, मोहम्मद यूनुस के प्रयास से होती है, ठीक है ना। अब इसकी बात हम कर रहे हैं कि इसका पुनः संरचना जो हुआ है वह किस समिति के सिफारिश पे हुआ है? तो भंडारी समिति। कौन सा याद रखिएगा? भंडारी समिति। बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधे बोल देते हैं कि 2 अक्टूबर 1975 को जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी भंडारी समिति के, नहीं, भंडारी समिति के सिफारिश पर नहीं हुई थी। भंडारी समिति के सिफारिश पर इसकी पुनः संरचना हुई थी, ठीक है ना। आगे चलिए, आपको बताना है, चंपारण का नील विद्रोह जो है यह किस गांव से स्टार्ट हुआ था? यानी चटगांव। चटगांव तो पड़ जाता है कहां पे? चटगांव तो बांग्लादेश में पड़ जाता है, ठीक है ना। किस गांव से? चंपारण जिला में कौन सा गांव था जहां पे नील आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? ठीक है ना, कौन सा गांव था? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जोर से बोलिए। पंडौल गांव का नाम था। क्या नाम था? पंडौल, ठीक है ना। क्या नाम था? पंडौल। और चंपारण में जो इस नील की खेती के विरुद्ध में जो गए थे हमारे एक क्रांतिकारी, उनका नाम क्या था? महात्मा गांधी। वो तो महात्मा गांधी को अवगत कराने का काम करते हैं।
महात्मा गांधी को अवगत कराने का काम करते हैं कि देखिए हम लोग के यहाँ ऐसे ऐसे जो है ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा, किसी शीर्ष नेता का ध्यान नहीं जाता। वो कब अवगत कराए थे ये बताइएगा? 1916 में, 17 ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी से मिले थे कौन? राजकुमार शुक्ल, और उसके बारे में वो जानकारी दिए थे कौन? राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को। और एक साल बाद 1917 में कौन पहुंचते हैं? चंपारण में महात्मा गांधी पहुंचते हैं और सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग करते हैं और वहीं से महात्मा गांधी इंडिया में पूरे जाने लगे, ठीक है ना। उससे पहले बहुत लोग नहीं जानते थे, लेकिन उसी सत्याग्रह से सब लोग उनको जाने लगे और उसी के बीच में एक उपाधि भी उनको मिल गया, महात्मा की उपाधि, ठीक है ना। पहले जो गांधी जी थे उनको महात्मा की उपाधि उसी चंपारण सत्याग्रह में मिल गई। कौन दिए थे वो उपाधि? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो और किस गांव से ये प्रसिद्ध हुई थी ये क्रांति? तो पंडौल गांव से हुआ था, ठीक है ना। महात्मा गांधी को जान बचाने का कार्य कौन करते हैं उस चंपारण सत्याग्रह में? तो बत्तख मियाँ एक व्यक्ति होते हैं, वहां के एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम ही होता है बत्तख मियाँ, वो उनका जान बचाने का कार्य करते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के द्वारा उनके पीने के सामान में जहर डाल दिया जाता है तो वो इशारा करके बताते हैं कि उसको नहीं पीना है, ठीक है ना, बत्तख मियाँ। आगे आपको बताना है बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? किस जिले में? कटिहार में। घोघा झील कहाँ पे अब स्थित है? तो कटिहार में है। आगे आपको बताना है शरीर का कौन सा अंग जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर यानी कि GHRF जो है ये पैदा करता है? हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। GHRF जो है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। आगे आपको बताना बाजार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा तंत्र सबसे मजबूत है? यानी कि सबसे, मुद्रा नहीं, सबसे जो मजबूत यानी कि उसका जो ये है घटक है वो क्या है? तो बाजार का बनाने के लिए कीमत, ठीक है ना। बाजार का जो अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे जो अनिवार्य तत्व है ये क्या है? कीमत है, ठीक है ना। प्राइस सबसे अनिवार्य होता है। कोई बाजार है वहां पे प्राइस बहुत हाई चला जाए, कोई वहां पे जाएगा? कोई नहीं जाएगा, बाजार खत्म हो जाएगा। कोई मार्केट है, ठीक है ना, वहां पे बहुत लो प्राइस करके रखा जाए, कोई वहां पे जाएगा? कोई नहीं जाएगा, वो कोलैप्स कर जाएगा। लोग सिर्फ खरीदार ना जाएंगे, सामान बेचने वाले कोई जाएंगे ही नहीं। अगर प्राइस को बहुत नीचे कर दिया गया तो कोई सामान बेचने वाले जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनका सामान बहुत सस्ता में बिक रहा है, तो क्यों जाएंगे बेचने के लिए? तो वह भी बाजार कोलैप्स कर जाएगा और बहुत ज्यादा महंगा होगा, वह भी बाजार कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि कीमत जो है वह बाजार का अस्तित्व बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, इसको याद रखिएगा। आगे आपको बताना पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई, ग्रीक नहीं, फ्रेंच भाषा से। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई है। आगे आपको बताना है रिफॉर्म नेशन बुक के लेखक कौन है? रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिकरमाने के द्वारा लिखा गया। रिफॉर्म नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिकरमाने, ठीक है ना, गौतम चिकरमाने। आगे आपको बताना है प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहां पे अवस्थित है? बिल्कुल सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जो है मछली के लिए उत्पादन के लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है, ग्रैंड बैंक, जो कहां पे पड़ता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है। आगे आपको बताना है किस वर्ष जो है सो दास्ता को अपराध घोषित किया गया था? दास्ता को अपराध घोषित कब किया गया था? 1860 में, ठीक है ना, 1860 में। आगे आपको बताना पंचायती राज संस्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया जाता है? 343 का डी। आरक्षण जो है किस में दिया जाएगा? डी। आप लोग कल आएंगे तो सबसे पहले कल याद दिलाइएगा कि 343 पूरा हमको बता दीजिए, ठीक है ना। 343 का पूरा बी से लेकर के पूरा खत्म कर देंगे कल, उसमें कौन में क्या है पूरा कल बता देंगे, आते ही कल, लेकिन बताइएगा तब याद होगा। आगे आपको बताइएगा गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में एक हड़ताल का आयोजन किया गया था? पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध किए थे गांधी जी। रॉलेट एक्ट के बारे में क्या बोले थे? या बिना अपील बिना दलील वाला कानून है, तो इसके लिए पूरा देशव्यापी एक हड़ताल का आयोजन किए थे। कब किए थे? 6 अप्रैल। कब किए थे? 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को किए थे देशव्यापी हड़ताल। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा देशव्यापी हड़ताल कब किया जाता है? जिसको कि नाम दिया जाता है डायरेक्ट एक्शन फोर्स डे, ठीक है ना, 1946 में किया जाता है। बिल्कुल सही है, 1946 में। और किस तिथि को किया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। कब किया जाता है? 16 अगस्त 1946 को किया जाता है, ठीक है ना। आगे आपको बताना है भारत का शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली में कौन सा, भारत का कैसा स्ट्रक्चर रखा गया था? संघीय रखा गया था, ठीक है ना। भारत का कैसा रखा गया था? तो संघीय रखा गया था। अखिल भारतीय संघ के बारे में बताया गया था, अखिल भारतीय संघ के बारे में बताया गया था। बताइएगा तो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है?
क्रायोलाइट एल्युमिनियम का, बिल्कुल सही है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का ही है, ठीक है ना। फ्लोरस्पार कैल्शियम का, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे आपको बताना है कोशिका के आर पार गैसों का संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? विसरण प्रक्रिया के, यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा होती है, ठीक है ना, विसरण के द्वारा होती है। आगे आपको बताना है द्रवित ब्यूट्रेन, सॉरी क्या बोल दिए, डिफ्यूजन बोल दिए क्या? डिफ्यूजन नहीं, ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं उसको, ठीक है ना, विसरण के द्वारा। आगे आपको बताना है द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसमें क्या क्या होती है? तो द्रवित ब्यूटेन होती है, यानी कि उसको लिक्विफाइड करके ब्यूटेन को डाला जाता है और प्रोपेन को डाला जाता है और आइसो ब्यूटेन को डाला जाता है, ठीक है ना। यही चीज रहती है किसमें? एलपीजी में। आगे आपको बताना परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होगी? आप लोग ध्यान नहीं दिए क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अनंत हो जाएगी, मतलब हाँ अनंत हो जाएगी, ठीक है ना। परम शून्य तापमान पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो अनंत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, ठीक है ना। देखिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले देखिए कंसेप्ट को समझ लीजिए, कैसा भी क्वेश्चन आएगा डील कर लीजिएगा। सबसे पहले चालक, चालक यानी कि जितना भी धातु है वो क्या है? चालक है। तो चालक का ताप बढ़ाने से और घटाने से क्या प्रभाव पड़ता है? चालकता और प्रतिरोधकता पर। चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे का अपोजिट है। चालकता बढ़ेगा इसका मतलब है कि प्रतिरोधकता घटा होगा, प्रतिरोधकता घटा होगा इसका मतलब है कि चालकता बढ़ा होगा, ठीक है ना। ये अर्धचालक में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, अर्धचालक में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। पहले चालक का याद कर लेते हैं, चालक का समझ लेते हैं। चालक में जो है ना, जैसे ही आप ताप बढ़ाइएगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ताप बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ताप बढ़ाइएगा प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अभी बताया प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता। तो ताप बढ़ाए प्रतिरोध बढ़ गया, चालकता घट गया। फिर से समझिए, ताप बढ़ाए प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया, चालकता क्या हो गया? घट गया। ताप बढ़ाए चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता घट जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये किसमें हो गया? ये सिंपल लॉजिक है। ये किसमें हो गया? चालक में। यह क्या हो गया? चालक में। और चालक में यानी कुचालक में क्या होगा? इसका नहीं, कुचालक में होगा ही नहीं। कुचालक में ताप बढ़ाइए ताप घटाइए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसमें चालन होगा ही नहीं। एक होता है अर्धचालक, जो थोड़ा सा इधर का भी है थोड़ा सा इधर का भी है, मतलब थोड़ा सा चालक भी है थोड़ा सा कुचालक भी है, वो बीच का मीडियम है, ठीक है ना। तो वो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। उसमें जैसे ही ताप बढ़ाइएगा ना तो प्रतिरोध अभी क्या हुआ था? प्रतिरोध बढ़ा था। प्रतिरोध क्या बढ़ा था? किसमें? चालक में। इसमें ताप बढ़ाइएगा ना तो प्रतिरोध घट जाएगा, तो चालकता बढ़ जाएगा, प्रतिरोध चालकता बढ़ जाएगा। किसमें? अर्धचालक में। अर्धचालक में ताप को कम किए, अब बताइए चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता घट जाएगा। ताप घटाए हैं, कैसा भी क्वेश्चन दे सकता है इसमें, ठीक है ना। अभी बताइए, अभी ये हमारे पास एक चालक है यानी कि एक धातु है, इस धातु में ताप को कम किए, इसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? प्रतिरोध पर घटेगा। अभी हम क्या किए हैं? डाउन किए हैं ना, किसको? ताप को कम किए हैं, तो प्रतिरोध घट जाएगा। चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता बढ़ जाएगा। प्रतिरोध घटा, चालकता बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अभी बताइए हमारे पास एक अर्धचालक है, हम ताप को कम किए, इसके चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकता घट जाएगा। अभी हम ताप को कम किए हैं, किसमें? अर्धचालक में। ताप को कम किए हैं, इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध, ताप को कम किए हैं प्रतिरोध बढ़ जाएगा, चालकता घट जाएगा, ठीक है ना। इसको एक बार अच्छे से लगता है बहुत आसान, एकदम आसान लगता है कि इसमें बढ़ेगा इसमें घटेगा इसमें बढ़ेगा। क्वेश्चन देता है उस समय जो है ना सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये तो बढ़ता था, नहीं इसमें तो प्रतिरोध वाला होगा तो घटने वाला होता है, चालकता वाला होता है तो बढ़ने वाला। ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन आएगा ध्यान से सोचना है, हम कंसेप्ट जानते हैं कब क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग टिक करके बना लेंगे, ठीक है। छोड़ देते हैं आज के लिए।